हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक पार्टिकल है ऑफ मास m, चार्ज माइनस क्यू, एंटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पार्टिकल इस नेगेटिव की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। और इसमें ये प्रूव करना है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m/v(x) स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू इंटू ई, जो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी क्यू ई बाई एम के इक्वल। एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई बाई एम, और क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। वाई एक्सिस के लोग इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी तो इसलिए फर्स्ट टर्म इसकी जीरो के इक्वल आ गई। डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर वाई एक्सिस के लोग उसको वाई कंसिडर किया गया है, ए वाई है, तो ए वाई की वैल्यू क्यू ई बाई एम यहाँ पर पुट कर दी और टाइम की वैल्यू एल बाई वी एक्स यहाँ पुट कर दी, तो क्यू वाई की वैल्यू आ गई क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m/v(x) स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, electric field 5 into 10 to the power 3 I cap means electric field along x-axis is given. Find the flux of this field through a sphere of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz. तो yz एक्सिस के along जो प्लेन पैरेलल है तो इसके along हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और फ्लक्स कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्फीयर इफ प्लेन मेक ए 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो उस केस में भी हमें कैलकुलेट करना है कि फ्लक्स कितना है। तो इस केस में जब yz के अलोंग पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू जीरो की इक्वल होगी, तो यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर दी इसमें। जैसे थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम। अब सेकंड वाले में ये कह रहा है कि जो प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल कंसीडर कर रखा है 60 डिग्री। तो इसको ऐसे समझेंगे, मान लिया हमने एक प्लेन बना लिया, ये वाला एक प्लेन हमने कंसीडर कर लिया, ये प्लेन बना लिया, और एक्स एक्सिस को एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। एक्सिस सपोज कर लेते हैं वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ये एक्स एक्सिस है। अब ये प्लेन, ये जो कंप्लीट प्लेन है, ये प्लेन, इसने इस एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल 30 डिग्री बनाया हुआ है, 30 डिग्री ये कह रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फाई ई ए कोस थीटा होता है, यानी जो थीटा एंगल होता है वो एरिया वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होता है, जिसके अलोंग हमने ये रखी हुई है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके अलोंग, प्लेन के अलोंग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये जो नॉर्मल है वो प्लेन के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, नॉर्मल जो है वो प्लेन के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। यहाँ पर जो थीटा होता है वो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग इधर एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अलोंग, और ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है। ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है, और कंप्लीट एंगल, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, और ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री के इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री के इक्वल हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग है और एरिया वेक्टर है, दोनों में एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट की गई है, और वैल्यू कैलकुलेट करके आई है 25 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है 5 पॉइंट चार्ज, ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस ऑन 5 vertices of a regular hexagon side L. Find the magnitude of resultant force experienced by -q placed at the center of the hexagon. तो -q यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से हमने कैलकुलेट करनी है कि कितनी रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो यहाँ पे एक हम यहाँ पहले जो इस सेंटर की बात करते हैं, सेंटर पे -q चार्ज रखा हुआ है, इसमें देखिए सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है -q चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज इस ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू को करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट।
ये वाला प्लस क्यू भी इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों फोर्सों ने आपस में क्या कर दिया, इन दोनों फोर्सों ने कर दिया आपस में कैंसल आउट। अब सिमिलरली इस चार्ज के बारे में बात करें तो ये इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा और इस ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दोनों भी क्या कर देंगे, कैंसल आउट। अब ये वाला चार्ज बचा, ये इस माइनस क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स माइनस क्यू पे ओनली इसी चार्ज की वजह से होगा, एक सिंगल चार्ज की वजह से होगा, इसकी वजह से। बाकी ये वाले तो आपस में क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और ये डिस्टेंस यहाँ पर एल की इक्वल दे रखी है, साइड लेंथ एल, तो इस वजह से इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वो F 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के इक्वल रहेगा। CBSE 2019 का ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी σ/2 ε0। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई, कांस्टेंट हुई, मीन से डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है ए मेटालिक स्फेरिकल सेल हैज एन इनर रेडियस r1। एक मेटालिक सेल है जिसके अंदर वाली रेडियस r1 है और बाहर की रेडियस कितनी है, r2, आउटर रेडियस r2 एंड इनर रेडियस इज r1। ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी पे यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनर स्फीयर एंड द आउटर स्फीयर। तो इनर स्फीयर पे और आउटर स्फीयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, किसके इक्वल रहेगी। तो इसको यहाँ पे ध्यान से सीखें, तो यहाँ पे ये वाला चार्ज है, सॉरी ये एक स्फेरिकल सेल है अंदर, इसके सेंटर पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इंडक्शन से यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। इंडक्शन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये इंडक्शन से जो माइनस क्यू चार्ज आया है ये बाहर इस स्फेरिकल सेल के बाहर ले आएगा प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू बाहर वाली जो सेल है इसके अंदर ले आएगा माइनस क्यू चार्ज और बाहर फिर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज इसके सेंटर पे गिवन था प्लस क्यू गिवन था। अभी भी अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो एक तो यहाँ जो अंदर वाला स्फीयर है इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, इसके बाहर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो ये जीरो हुआ इसके सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे भी क्या हुआ, जीरो हुआ, लेकिन अंदर चार्ज बचा क्यों। तो चार्ज कंजर्वेशन के रूल को भी करते हुए हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि अंदर अगर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा तो इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू, इसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, फिर इसके अंदर वाले सरफेस पे फिर माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू। और ये हमें क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि अंदर वाला जो ये इनर सेल है इसके इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो इसलिए माइनस क्यू अपॉन 4πr1 स्क्वायर आ गया। स्फेरिकल सेल का जो सरफेस एरिया है वो 4πr स्क्वायर रहता है, और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू था तो प्लस क्यू के इक्वल आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो इसका ही फॉर्मूला रहता है σ/2 ε0 के इक्वल। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पर कितनी है, माइनस सिग्मा है। इस पॉइंट P पे, यहाँ पर अगर पॉइंट P की बात करें तो इस पॉइंट P पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये माइनस क्यू है तो इसकी इस डायरेक्शन में होगी, और क्योंकि ये प्लस सिग्मा है और ये क्या है, माइनस सिग्मा है, और यहाँ पे डायरेक्शन सेम होगी, ये भी इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहाँ पे R पे भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें क्यू पॉइंट पे तो एडिशन होगा दोनों का, तो अगर दोनों का एडिशन कंसीडर करें यहाँ पे तो σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0, तो σ/ε0 की इक्वल वैल्यू ही। आउटर की बात करें तो आउटर पे भी EA और EB का समेशन ही है, तो EA की वैल्यू यहाँ पे अगर हम इसमें देखें, डायग्राम में देखें तो फील्ड एट पॉइंट R पे कैलकुलेट करना हमने। EA राइट डायरेक्शन में है, EB लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो EA की वैल्यू σ/2 ε0, ये लेफ्ट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस EB आ गया, माइनस EB फिर σ/2 ε0 है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू जीरो। ये 2019 का क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 चार्ज पार्टिकल ए बी सी विच चार्ज आर पॉजिटिव। इनमें से कौन से चार्ज पॉजिटिव हैं? और आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ ए से निकल रही हैं तो ये पॉजिटिव होगा, सी से भी आउट गोइंग है तो पॉजिटिव होगा, बी में ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, बी की टूवर्ड्स आ रही हैं, तो इसलिए बी नेगेटिव रहेगा, ए और सी रहेगा पॉजिटिव। बी पार्ट है विच चार्ज हैज़ लार्ज मैग्नीट्यूड, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखें तो ये जो ए वाला है ये 3 यहाँ से और 3 यहाँ से और एक ये 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। बी कलेक्ट कर रहा है 3 और 3 6 और एक 7, ये भी 7 कलेक्ट कर रहा है, लेकिन जो सी है वो 7 तो निकाल ही रहा है यहाँ से। 8 9 10 11 12 13 14 15 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, तो जो ज़्यादा निकाल लेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा। तो इसके आंसर में भी दिया हुआ है सी हैज़ लार्ज मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद इट। सी पार्ट इन विच रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0, जस्टिफाई योर आंसर। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा? नियर ए, नियर बी, नियर सी, नाउ एयर। तो इसमें नियर ए के नज़दीक जो कह रहा है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 रहेगी। इसमें देयर इज़ नो न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। न्यूट्रल पॉइंट में एग्जिस्ट बिटवीन द 2 लाइक चार्ज, ये 2 लाइक चार्ज के बीच एग्जिस्ट करता है। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ पर ए पे पॉजिटिव चार्ज है, सी पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस लाइन के अलोंग ये क्या रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। और इसमें से भी ए के नज़दीक रहेगा या सी के नज़दीक रहेगा वो पता लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो ए का मैग्नीट्यूड कम है, इस वजह से ए के ही नज़दीक रहेगा। तो इसमें लिखा भी हुआ है न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड सी, ऑल्सो बिटवीन 2 लाइक चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोजर टू चार्ज ए जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 आइसोलेटेड मेटल स्फीयर ए एंड बी हैविंग रेडियाई R and 2 are respectively and same charge Q. Find which of the 2 sphere have greater energy density. Greater energy density किसकी रहेगी? तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू रहती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। 2 मेटेलिक स्फीयर कंडक्टर है तो सेम चार्ज Q. Find which of the 2 sphere greater energy just outside the surface of the sphere. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, वो रहती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। सिग्मा क्यू बाई ए पुट कर दिया या सारी वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब रेडियस देखो बी वाले की ज़्यादा है तो बी की एनर्जी डेंसिटी कम होगी, ए वाले की ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 19 में 4 पॉइंट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू आर प्लेस एट द सेंटर ऑफ एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू। क्यू पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है इस क्यू पे। तो एक बार डायग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम, सारे चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में फोर्स देखते हैं कैसा लगेगा। सिमिलर चार्ज है, रिपल्सिव लगेगा, इसको F3 माना हुआ है। इन दोनों के बीच कैसा लगेगा, इन दोनों के बीच भी रिपल्सिव लगेगा, तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर माना हुआ है, इसको भी माना हुआ है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी कैसा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें भी कहाँ लगेगा इस तरफ। तो ये दोनों फोर्स F3 और F2, पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू रहेगी के क्यू स्क्वायर बाई कैपिटल क्यू स्क्वायर, F2 की वैल्यू है ये F2 की। F3 की भी वैल्यू क्या रहेगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। तो F3 और F2 तो इक्वल है, तो वही राइट एंगल ट्रायंगल लगा दें इस पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला रहता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो F23 की वैल्यू है, F23 की वैल्यू यहाँ पे इसकी इक्वल आई हुई है के क्यू बाई रूट ए स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया F3 और F2 इक्वल है, F के इक्वल मान लेते हैं, तो आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
प्लस 2f² कोस 90, कोस 90 होता है 0, तो ये तो सारी टर्म 0 ही मान लो इसको। तो f² प्लस f² 2f² आ गया, स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो √2f आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे √2 और f की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। और Q और Q के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो भी उसी लाइन के लोग आ जाएगा, वो लगेगा KQ² बाय ये डायगोनल √2a हुआ तो 2a² के इक्वल हो जाएगा। दोनों फोर्स को ऐड कर दिया, नेट रिजल्ट आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि थ्री पॉइंट चार्ज है प्लस Q माइनस 4Q 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, obtain the expression of magnitude of resultant electric force acting on the charge Q। तो नेट फोर्स देखना है चार्ज Q। 3 पॉइंट चार्ज है Q माइनस 4Q 2Q आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, obtain the expression of magnitude of resultant electric force on the charge Q। So there is no neutral point between the positive and negative charge. A neutral point may exist between the two like charge. From the figure we see a neutral point exist between, इसमें यही जस्टिफिकेशन उसकी दे दी शायद ऊपर वाली। चलो इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। इस जस्टिफिकेशन किसी और क्वेश्चन की है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लेते हैं। आपने ये नहीं करना है इसमें, ये दूसरे क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन है। तो 3 चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं Q माइनस 4Q 2Q। तो यहाँ पे मान लेते हैं माइनस 4Q, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है 2Q, डिस्टेंस L है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इसके बीच और इसके बीच रिपल्सिव होगा, इधर आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू K 2Q² बाय L², ये वैल्यू आएगी। और इसके और इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू K 4 × 2 8Q² बाय L², इसकी इक्वल आएगी। तो इसमें KQ² बाय L² तो कॉमन ही है, साथ में 2 और 8 का कोफिशिएंट एक्स्ट्रा आ रहा है। और आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल रहेगा इसमें माइनस 4Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें ये वाला एंगल रहेगा 60 डिग्री। तो ये किसके इक्वल रहेगा, 120 के इक्वल रहेगा। तो हमने वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, R² इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, कोस 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला यूज़ करेंगे R² इज इक्वल टू, जो अभी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कोस 120। तो यहाँ कोस 120 की वैल्यू पुट करके कोस 120 -1 होता है, तो इसका रिजल्ट आप फाइंड आउट कर लेना। और ये एज ए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर कैलकुलेट करना, इसको चेक भी किया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।